हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में, तो ऐसे ही आज हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एरे होगा, क्लस्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका डेटा सिर्फ न्यूमेरिक में नहीं आने वाला है, सिर्फ एक नंबर नहीं आएगा। आपके पास मल्टीपल सैंपल्स आएंगे जो कि आप हो सकता है कि एरे के फॉर्म में रखें। आपके पास कुछ कमांड्स आएंगी, वो आएंगी स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी, ठीक है। कुछ आपके पास डिजिटल इनपुट आ सकता है, ठीक है, वो बूलियन के फॉर्म में आएगा। आपके पास कुछ डेटा आ सकता है, कुछ स्ट्रिंग, कुछ न्यूमेरिक, कुछ टाइम स्टैम्प, तो वो आपके क्लस्टर फॉर्म में आएगा। तो हमें इसके बारे में जानना होगा कि एरे, क्लस्टर, स्ट्रिंग, बूलियन ये LabVIEW में कैसे होता है, ठीक है। तो फंक्शन पैलेट ओपन करने के लिए राइट क्लिक, आपको ये पता ही होगा। सबसे पहले हम बूलियन देख लेते हैं, ठीक है। पैलेट को पिन कर लिया मैंने। इसमें नॉर्मली ये एक डेटा टाइप है जिसमें ट्रू या फॉल्स होती हैं चीज़ें। ये जो मैंने अभी यहाँ से उठाया है, इसको ड्रॉ किया है, ये कांस्टेंट है बूलियन का जो कि ट्रू दे रहा है, ठीक है। इसी को कॉपी करके दूसरा बनाया मैंने, ये भी ट्रू दे रहा है, इसको फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, आप इनको कंट्रोल भी बना सकते हैं। चेंज टू कंट्रोल, कंट्रोल बन गया। दैट मीन्स कि यहाँ से यूज़र इसे अपने अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ भी ऑपरेशन वो करना चाहे, जहाँ कंडीशन की नीड होगी, जहाँ पे ये करना होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम हो, एक्स काम हो, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो वाई काम हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बूलियन कंडीशन जो है, बूलियन डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। हमने इसमें बहुत सारे नोड्स हैं, फंक्शन पैलेट हैं, एंड और एक्सऑर, नॉट, कंपाउंड अरिथमेटिक, ठीक है, नॉट एंड, नॉट और, ये सब आप इसके साथ फेमिलियर होंगे। ये सेम वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे हमने बीटेक में पढ़ा था, अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा था। नंबर टू एरे, एरे टू नंबर, बूलियन टू 0 1, एंड एरे एलिमेंट और एरे एलिमेंट्स, इसको आगे देखते हैं। इसमें एरे का इन्वॉल्वमेंट आता है, जब हम एरे पढ़ लेंगे तो फिर इस टॉपिक पे वापस आएंगे, ठीक है। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं बूलियन डेटा टाइप के बारे में। मैंने एक एंड फंक्शन पैलेट लिया है और इसको मैंने कनेक्ट किया। एक और बना लेता हूँ, और एक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे राइट क्लिक करके ही इंडिकेटर बनेगा, आप अलग से बना के, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और अलग से अपना एक इंडिकेटर बना देता हूँ, स्क्वायर LED, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो नोट पे क्लिक करके भी बना सकते हैं और अलग से जो आपका इंडिकेटर है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। अभी आप अपना माइक ओपन कर लीजिए और मेरे को इसका आंसर बताइए। अभी मेरे पास दो कंट्रोल्स हैं जिसमें वैल्यूज़ फॉल्स हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स आएगा इसका। फॉल्स आएगा, एग्जैक्टली। अगर एक ट्रू हो गया तो भी फॉल्स ही आएगा। तो भी सिर्फ फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। जब दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। सेम फॉर और के लिए देख लेते हैं। अब इसके लिए मैं अलग से कंट्रोल नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इन्हीं कंट्रोल्स का यूज़ करके और ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो जस्ट मैंने इसको यहाँ से नोड से कनेक्ट किया और ऊपर कनेक्ट कर दिया, और सेकंड वाई इनपुट के लिए बूलियन 2 कनेक्ट किया, हो गया। इसके मुझे अलग से इंडिकेटर बनाना पड़ेगा सेपरेटली, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी बना सकता हूँ और चाहूँ तो फ्रंट पैनल से बना सकता हूँ, तो मैं यहीं से बना लेता हूँ।
ये बन गया है और के लिए। इसकी नेमिंग कर देते हैं। अब क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर वाले इंडिकेटर में क्या आएगा, नीचे वाले इंडिकेटर में क्या आएगा इस केस में। ऊपर वाला में फॉल रहेगा, फॉल्स रहेगा, नीचे वाला में ट्रू रहेगा। और अगर दोनों ट्रू रहे तो फिर दोनों में ट्रू ही रहेगा, दोनों में ऊपर और नीचे। ये आप जानते हैं। ऐसे ही बाकी जो गेट्स हैं जिससे आप कंडीशन लगा सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक कंडीशन आई थी कि एक तो कोई वैल्यू है कि वैल्यू 5 से ऊपर रहे तो कंडीशन ट्रू मिले, और अगर वैल्यू एक दूसरा चैनल है, एक दो चैनल है आपके पास जिसमें एक उस चैनल से वोल्टेजेस आ रही हैं, ठीक है, एनालॉग इनपुट से आप रीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 5 वोल्ट आ रही है पहले चैनल पे और दूसरे चैनल पे 9 वोल्ट आ रही है, तो वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये वैल्यू पहले चैनल की 5 वोल्ट से ऊपर है या 9 वोल्ट जो दूसरे चैनल से आ रही है ये ज़्यादा है, मतलब दोनों की वैल्यू ट्रू है, तो ही मैं आगे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो उस केस में आप एंड फंक्शन पैलेट का यूज़ करके अपनी कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आप करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसमें केस स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में बाद में डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ये ट्रू होगा तो ये केस चलने वाला है, और अगर फॉल्स होगा तो कोई दूसरा केस चलेगा। तो जिसमें मैंने इतना किया है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं 5 वोल्ट मिलेगा, अदरवाइज 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे मैंने डिसाइड किया, ये जब दोनों कंट्रोल्स की वैल्यू हाई होंगी तो मेरा एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसके बाद दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद ये केस चलेगा और उस केस में जो वैल्यूज़ है 5 वो इंडिकेटर में आ जाएगी, ठीक है। बाकी न्यूमेरिक टू एरे, जब ये हम एरे पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और भी हैं इसमें बूलियन में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि बूलियन फंक्शन पैलेट का यूज़ कहाँ होने वाला है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस बूलियन फंक्शन पैलेट? नो सर। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं स्ट्रिंग पे। मैं यहाँ पे भी स्ट्रिंग कांस्टेंट ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको चेंज करके चेंज टू कंट्रोल करूँगा। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करा, चेंज टू कंट्रोल, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन गई है। स्ट्रिंग कंट्रोल में जस्ट आपका जो इनपुट रहेगा एज ए स्ट्रिंग रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे अब जब हम इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, या कोई मैसेज हमें चाहिए होगा या हम सेंड करेंगे या हम फाइल में डेटा लॉगिंग करेंगे, तो जब हम फाइल में डेटा लॉगिंग करते हैं, सेव करते हैं, तो पूरा जो डेटा रहता है हमने सारा डेटा जैसे कहीं से एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद हमें फाइल में राइट करना होता है, तो फाइल में जो राइट होती है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में राइट होता है। तो हमें स्ट्रिंग ऑपरेशन भी आना चाहिए, स्ट्रिंग के साथ कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग को बांट सकते हैं, स्ट्रिंग के पहले डिजिट को कैसे, पहले टेक्स्ट पहले लेटर को कैसे ले सकते हैं, ठीक है, लास्ट को कैसे ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए।
ठीक है। जैसे मैं इसमें अभी एक टाइप करूँ, स्ट्रिंग नेक्सस मैंने टाइप किया और इंडिकेटर यहाँ पे बनाता हूँ मैं, क्रिएट इंडिकेटर, तो यहाँ पे नेक्सस आ गया है। रन करेंगे, एज इट इज़ काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सेम ही है। बाकी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे इसमें स्ट्रिंग लेंथ है, तो ये फंक्शन पैलेट क्या करेगा, आपने इस पर कनेक्ट किया तो बताइए क्या देने वाला होगा। इसके नाम से समझ में आ रहा है। इसका लेंथ बताएगा तो 6 हो जाएगा, 6 दिखाएगा मे भी। हाँ, तो ये जो है आपको लेंथ शो करता है। ठीक है, जैसे लेंथ आ गई 6। इसका यूज़ आप कंडीशन बनाने में कर सकते हैं कि जब मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ 6 होगी तो मैं ये ऑपरेशन करूँगा, ये काम करूँगा। ठीक है, उसके बेस पर कुछ कंडीशन बनाऊँगा, ऐसा आप कर सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ की नीड पड़ेगी आपको। देन कनकैटिनेट स्ट्रिंग, इसका मेरे को बताइए कनकैटिनेट से आप क्या समझते हैं, आपने यूज़ किया हो सी में या किसी और लैंग्वेज में। हेलो। हाँ सर, इसके बारे में आइडिया नहीं। ठीक है, बता देता हूँ। कनकैटिनेट में क्या होता है कि आपकी जो भी डेटा है या जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको कनकैटिनेट कर देना, मतलब एज इट इज़ एक के बाद एक जोड़ देना, दैट इज़ कनकैटिनेट। और कैस्केड बोलते हैं ना उसको, कैस्केड भी। कनकैटिनेट, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ नेक्सस, देन सेट, सेकेंड स्ट्रिंग मैंने लिखी है इज़ एन, तो ये मुझे कनकैटिनेट करके दे देगा नेक्सस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यस। तो ये रन हुआ, रन होने के बाद ये देखिएगा पूरा एक साथ कनकैटिनेट होके यहाँ पे स्ट्रिंग इसने शो कर दी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप जैसा करना चाहें, जैसे अभी इसमें स्पेस नहीं है कहीं क्योंकि मैंने स्पेस दिया भी नहीं है बीच में, एज इट इज़ इसने एक के बाद एक स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर दिया, मतलब ऐड करके जस्ट आउटपुट पे शो कर दिया। ठीक है, और भी है कि स्ट्रिंग सबसेट, कि मुझे स्ट्रिंग में से इतना पार्ट मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, तो स्ट्रिंग सबसेट का बस ये फंक्शन पैलेट आपको यूज़ करना है, आपको इनपुट देना है। जैसे मैं यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ इनपुट दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऑफसेट कहाँ से काटना स्टार्ट करना है और कहाँ तक की स्ट्रिंग काटनी है, मतलब स्टार्ट क्या करना है, ऑफसेट मतलब जहाँ से काटना स्टार्ट करना है, ऑफसेट क्या होगा हमारा, और लेंथ मतलब बाकी कितनी लेंथ तक आपको चाहिए वो स्ट्रिंग। जैसे मुझे 0 से करना है, मुझे खाली नेक्सस ही निकालना है, या सपोज़ करो मुझे क्या निकालना है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स निकालना है, यहाँ से इतना पोर्शन मेरे को यहाँ से निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से 9 मैंने अपना ऑफसेट कर दिया है सेट, और देन मेरे को बाकी लेंथ कितनी चाहिए, मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया लेकिन मुझे लेंथ कितनी चाहिए, तो एक ई से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे मैं 11 एंटर कर दूँगा और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स,
ठीक है। तो ऐसे बहुत से फंक्शन हैं इसमें जो आप यूज़ करके स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे इसमें फंक्शन पैलेट हैं जो कि हमारे काम को ईजी करता है, हमारी प्रोग्रामिंग को ईजी करता है। यही चीज़ अगर हम टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज में करने जाएं तो मोस्टली हमें बहुत नंबर ऑफ़ लाइंस हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कोडिंग की लिखने की, और उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करके बहुत ईजिली तरीके से कोड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ फंक्शंस हैं इसमें, आप इसे एक्सप्लोर करिएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे आपको इस एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट चाहिए, इसमें है स्पेस कॉन्स्टेंट चाहिए जिसमें आप स्पेस डालते हैं सिर्फ खाली। टैब कॉन्स्टेंट आप ले सकते हैं, जो टैब बटन होता है आपके कीबोर्ड में उसको सिमुलेट करता है ये टैब कॉन्स्टेंट, उसकी तरह काम करता है। लाइन फीड, कैरेज रिटर्न कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड ऑफ लाइन कॉन्स्टेंट, ये ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। आपको वाइट स्पेसेस हटाने हैं स्ट्रिंग में से, आगे से और पीछे से, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं तो मैंने क्या किया है, इस स्ट्रिंग में आगे और पीछे स्पेस एंटर कर दिए हैं। तो ये क्या करेगा, वाइट स्पेस ट्रिम कर देगा, स्पेसिस को ट्रिम कर देगा। तो इसने क्या करा, अब ये देखो यहाँ स्पेस है, यहाँ 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 यहाँ, और इसके पीछे भी स्पेसिस है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्पेसिस ही नहीं है। तो इसने क्या किया, वाइट स्पेसिस को ट्रिम कर दिया है, ठीक है। बाकी और भी इसमें फंक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग, जो बहुत सारे काम को आसान करता है। कि मुझे कुछ स्ट्रिंग को फाइंड करना था, मेरे पास कुछ स्ट्रिंग आई है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास कुछ आया था, नेक्सस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, तो मुझे चेक करना था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट आई है जिसमें उस कंपनी के बारे में लिखा है कि वो कंपनी करती क्या है। जैसे मैंने नेक्सस के बारे में लिखा है, नेक्सस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, एंड दूसरी कंपनी है मैंने लिखा है कि LIC इज़ ए इंश्योरेंस कंपनी। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उनको अलग करना है, ठीक है, उनको मेरे को फ़िल्टर करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट अगर आप इसको देखें, पहले इसको एक्सप्लोर करें, मोस्टली चीज़ें आपकी सोल्व हो जाएंगी अगर आप इसके हेल्प को पढ़ लेंगे, कंटेक्स्ट हेल्प को। जस्ट Ctrl+H करके आपको इसकी सारी वो मिल जाएगी आपको कि ये फंक्शन करता क्या है। और बहुत अच्छी चीज़ इसमें क्या है LabVIEW में, कि जो फंक्शन है इस फंक्शन के ऊपर ही ऐसा डायग्राम बनाया होता है कि डायग्राम से भी आधी चीज़ें समझ में आ जाती है कि फंक्शन कर क्या रहा है। जैसे मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो ऊपर लिखा हुआ है, डायग्राम में अगर देख के बात करूँ तो ABBC, और नीचे क्या लिखा हुआ है, B+ समथिंग जो भी आप देना चाहते हैं, और नीचे क्या है, ऑफसेट है। अब इसके आगे जो आउटपुट निकल रहा है मेरे को समझ में आ रहा है, ऊपर दे रखा है इसने A, नीचे दिया हुआ है BB, और लास्ट में दिया हुआ है C, एंड देन ऑफसेट पास्ट मैच, जो उसको स्ट्रिंग जहाँ पे मैच कर गई, जिस पोजीशन पे मैच कर गई उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि एग्जांपल लेके कर लेते हैं इसको एक बार। जैसे स्ट्रिंग मैंने एक इनपुट कर दी, ये वाली स्ट्रिंग जो नेक्सस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको यहाँ एंटर किया है, ठीक है। अब यहाँ कुछ आप एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। जैसे मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे फाइंड आउट करना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्च करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ABBC है यहाँ पे, और यहाँ B+ है, मतलब B अगर इसको मिल जाता है ABBC में से, तो ये क्या करेगा, A को अलग कर देगा, BB को अलग कर देगा, मतलब एक्सप्रेशन को अलग कर देगा, और जो एक्सप्रेशन के बाद की स्ट्रिंग है उसको अलग कर देगा। मतलब जो हमने एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना था उससे पहले की स्ट्रिंग और उसकी बाद की स्ट्रिंग को अलग करके दे देगा, और जहाँ पे जिस पोजीशन पे वो स्ट्रिंग फाइंड आउट हुई है उस स्ट्रिंग की लोकेशन दे देगा, ठीक है। इंडिकेटर लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। इंडिकेटर लगाया, बिफोर सब स्ट्रिंग, जो जो ये स्ट्रिंग डाली थी उससे पहले वाली स्ट्रिंग क्या थी उसको ये दिखाएगा।
देन जो मैच हो गया उसको दिखाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डाला है इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है कि नहीं है वो दिखाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद क्या लिखा हुआ है, जितनी भी स्ट्रिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद वो दिखाएगा, और कहाँ पे मैच हुआ है, कहाँ से कौन से पोजीशन से मैच होना स्टार्ट हुआ है उसकी पोजीशन दिखाएगा। एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, मैच सबस्ट्रिंग, आफ्टर सबस्ट्रिंग एंड देन ऑफसेट। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसने नेक्सस एन को अलग किया है, जो मुझे मैच कराना था इलेक्ट्रॉनिक्स उसने वो मैच कर दिया इसमें, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद की स्ट्रिंग थी उसको अलग कर दिया। मतलब उस स्ट्रिंग से पहले वाली स्ट्रिंग बिफोर सब स्ट्रिंग में आ गई है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद वाली स्ट्रिंग है जो कि आफ्टर सब स्ट्रिंग है जो कि कंपनी है वो इधर आ गया। और कहाँ से मैच हुई है, किस पोजीशन से मैच हुई है उसकी वैल्यू इसने शो कर दी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है एक बार मैच करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, तो ये क्या है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैच हुआ है वो ऑफसेट उसका क्या था लास्ट, वो उसको ये शो करता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और जो हमारे कोडिंग को इजी करें, बहुत सारे इसमें फंक्शन पैलेट है। जैसे रिप्लेस करना है कुछ सबस्ट्रिंग, मुझे कुछ फाइंड करके, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंड करके मुझे इसको कुछ चेंज करना था, इलेक्ट्रॉनिक्स करके इंश्योरेंस कंपनी करना था, तो वो मैं कर सकता हूँ, सर्च एंड रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी कोडिंग को ईजी करेगा। ठीक है, आई होप कि स्ट्रिंग के बारे में आपको क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट टेस्टिंग के बारे में, किसी भी तरह का क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, देन हम मूव करते हैं क्लस्टर की साइड पे। ठीक है, क्लस्टर, अच्छा जो भी मैं यहाँ पे कांस्टेंट बना रहा हूँ वो कंट्रोल भी बन सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप माइंड में रख के चलिएगा। तो अभी क्लस्टर क्या है, क्लस्टर में अभी हमने जैसे स्ट्रिंग पढ़ा, हमने न्यूमेरिक देखा था लास्ट वीडियो में, हमने बूलियन पढ़ा, तो ये इंडिविजुअल खुद एक डेटा टाइप है। ठीक है, लेकिन क्लस्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप आ सकते हैं। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है, जैसे मैं इस क्लस्टर के अंदर स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ और एक न्यूमेरिक भी रख सकता हूँ और बूलियन भी रख सकता हूँ, और ये एक क्लस्टर मतलब एक डेटा टाइप बन जाता है। और इसका नेमिंग दे देता हूँ क्लस्टर। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, तीनों डेटा है। ठीक है, डेटा बिखरा हुआ नहीं है। आप चाह रहे हैं कि जैसे कोई, मेरे को एक वो चाहिए था कि कोई स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अलग अलग, या तो मैं एक काम करूँ अलग एक स्ट्रिंग बनाऊँ, अलग एक न्यूमेरिक बनाऊँ, अलग एक बूलियन बनाऊँ, और देन फिर उसको प्रोसेस करूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया है, क्लस्टर का ही बेनिफिट क्या है, क्लस्टर का यही बेनिफिट है कि एक डेटा टाइप में तीनों डेटा टाइप आपके आ जाते हैं। जैसे मुझे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए था और ये चेक करना था कि वो 18+ स्टूडेंट है या नहीं और उसका नाम क्या है। तो मैंने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, क्लस्टर का यूज़ करके उसका नेमिंग यहाँ डाल सकते हैं, उसका रोल नंबर यहाँ डाल सकते हैं, और वो 18+ है कि नहीं वो ट्रू फॉल्स के रूप में हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ बेनिफिट मिल जाता है उस क्लस्टर का। अब होगा क्या कि आप क्लस्टर में उस स्टूडेंट की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन आपको सिर्फ उसके रोल नंबर से मतलब है, या हो सकता है आपको उसकी एज से मतलब है, एज के अकॉर्डिंग आप उसका नेम निकालना चाहते हैं। तो इसमें कुछ वो है कि आप अनबंडल कर सकते हैं कि आपको सिर्फ उसका रोल नंबर चाहिए था। ठीक है, एक सेकेंड,
इसको हम नेमिंग दे देते हैं, जैसे रोल नंबर, तो मैंने क्या किया, इन पे लेबल नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग लिया था। सो मैंने अपने अकॉर्डिंग इनको नाम दे दिया है, ठीक है। इस क्लस्टर का भी नाम मैं चेंज कर सकता हूँ जस्ट इस पर क्लिक करके, ठीक है। इस क्लस्टर का नाम कुछ और रख सकता हूँ कि डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, डेटा ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है। और अगर कभी आपको लेबल ना दिखे तो उस ऑब्जेक्ट पे, उस डेटा टाइप पे क्लिक करके आप विजिबल आइटम में जाके लेबल सेलेक्ट करके उसको नाम दे सकते हैं, लेबल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने डेटा ऑफ स्टूडेंट्स रखा, तो इसमें जैसे मैंने एक नाम रखा है मुकेश, एंड देन रोल नंबर एंटर किया है इसमें 3, एंड अबव 18 प्लस है कि नहीं, ट्रू किया, ठीक है। ये एक क्लस्टर था, ठीक है। मुझे इस क्लस्टर में मुझे इंटरेस्ट है बस रोल नंबर से, मुझे रोल नंबर चाहिए, या हो सकता है आपको तीनों चाहिए, तो आप तीनों वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको तीनों वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखिए, रोल नंबर क्या था, 3 था, नेम क्या था, मुकेश, और अबाउ 18 है कि नहीं, वो ट्रू और फॉल्स से पता चल गया, ठीक है। तो क्लस्टर का ये बेनिफिट है, ठीक है। क्लस्टर के भी कुछ फंक्शन से यूज़ करेंगे, बहुत बेनिफिट है इनके भी, ठीक है। बंडल कर सकते हैं, ठीक है, अनबंडल कर सकते हैं, मतलब कोई नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया था कि मुकेश था, रोल नंबर था, और ये 18 प्लस है कि नहीं वो था, तो हमको क्या करना है, मुझे रोल नंबर चेंज करना है, और फिर रोल नंबर चेंज करना है, मुझे इसमें कुछ एंटर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक बंडल बाय नेम करके है, ठीक है। इस एरे को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, और जो भी वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे रोल नंबर चेंज करना है तो रोल नंबर 4 किया। एक तरीके से मैंने क्या करा, इस एरे को अनबंडल किया। देखिए एरे कह रहा हूँ, क्लस्टर को हमने अनबंडल किया। बंडल और अनबंडल नाम से में आ रहा है, बंडल करना मतलब एक जगह एक्यूमुलेट करना, और अनबंडल मतलब उसको खोल देना, एक एक करके जो भी एक एक डेटा टाइप है एक एक सेपरेट कर देना उसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अनबंडल किया था, अगर आप इसे देखें तो अनबंडल बाय नेम किया था। तो ये नेमिंग के अकॉर्डिंग, या नेम भी दिख रहा है ना, रोल नंबर अबाउ 18 स्टूडेंट्स, तो नेम के अकॉर्डिंग ये अनबंडल किया मैंने। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यह है बंडल बाय नेम, कि बंडल करना नाम के अकॉर्डिंग, मतलब बंडल करना नाम के अकॉर्डिंग और उसमें कुछ वैल्यूज एंटर करना। तो मैंने अभी रोल नंबर 4 कर दिया है, ठीक है। और अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस पर, ठीक है। तो अब रोल नंबर इसका 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे क्लस्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेज होंगी वो आप परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ ये दोनों जो हैं ये बाय नेम है, ये सिर्फ अनबंडल और बंडल है, सेम ही है, बस इसमें आपको नेमिंग नहीं दिखेगी, इसमें सिर्फ डेटा टाइप दिखेगा। जैसे मैं इसके यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो इसमें आपको सिर्फ नेम नहीं दिखेगा, जैसे इसमें नेम दिख रहा था आपको, रोल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर निकलना है, यहाँ पे बूलियन निकलना है, ए अबाउ 18, तो यहाँ पे आपको नेमिंग नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिखेगा खाली, ठीक है। इसमें किसी को किसी तरह का डाउट है? हेलो। जो अनबंडल में था जिसमें नेमिंग नहीं था, तो उसमें ये तीनों ऑप्शन आ रहा था ना, स्टूडेंट, रोल नंबर और अबाव 18, तो उसके द्वारा हम लोग उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना, वो यूज़ करके। दोबारा बोलिए। जो अनबंडल हम लोग यूज़ किए थे क्लस्टर में भी, जैसे रोल नंबर अभी यूज़ किया ना जिसमें हाँ 4 किए थे, तो हाँ बाय नेम था, हाँ उसमें वो बाय नेम ऑप्शन नहीं था, वो अभी इसके पहले बताया कि उसमें बाय नेम नहीं कर हाँ, सकते, ऐसे भी है। तो इसमें था। उसका यूज अनबंडल में, तो इसमें यूज करके तो किसी का भी, तीनों में से किसी का वेरिएबल का भी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी रोल नंबर चेंज किया है, आप चाहो तो इसमें
तो ये तो बाय नेम हो गया ना, और वो सिर्फ अनबंडल यूज करके कर सकते हैं। हाँ, और ये जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ बंडल बाय नेम, आप बंडल सिर्फ बंडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आप ये चेंज कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस यहाँ आपको नेमिंग नहीं दिखेगी उसकी, सिर्फ डेटा टाइप दिखेगा। जैसे ये डेटा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको नेमिंग नहीं दिखेगी। जैसे मैं अगर नेम चेंज कर दूँ KLM, और 5 और फॉल्स, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए इतनी सारी एरर आ गई। इसको अभी सभी एरर वायर को हटाने के लिए कंट्रोल बी से ये रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। बट हमें कंट्रोल बी का यूज़ ना के बराबर करना है, क्योंकि मोस्टली कोड में क्या होता है कि जब आप कंट्रोल बी करते हैं, तो जैसे मुझे ये छोटा एरिया मेरे को पता था कि इस एरिया में एरर है या कहीं वायर ब्रोकन है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा कोड बहुत बड़ा रहता है, और अगर हमने यहाँ पे अगर कंट्रोल बी किया तो सब जगह पे जहाँ जहाँ वायर ब्रोकन थे वहाँ वहाँ से वो हटा देगा। तो हमें बाद में समझने में मुश्किल होगी कि ये वायर कहाँ पे कनेक्टेड था। तो कंट्रोल बी का यूज़ करके जो हम क्लियर वायर करते हैं वो हमें नहीं करना है, कम केसेस में करना है, ठीक है। ये कनेक्ट किया, ठीक है। नेम चेंज हो गया, रोल नंबर चेंज हो गया, जो डेटा टाइप था वो भी चेंज हो गया। तो इसमें हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, जस्ट ठीक है। तो क्लस्टर का, क्लस्टर में किसी को डाउट किसी तरह का? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम एरे पे। एरे, एरे LabVIEW का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि एक स्टोरेज डेटा टाइप है, ठीक है। मोस्टली यूज़ होता है LabVIEW में। कभी भी किसी भी डेटा पे वो ऑपरेशन हो रहा है, तो हम एक एक नंबर पे या एक एक स्ट्रिंग पे, एक एक क्लस्टर पे कभी ऑपरेशन नहीं करते हैं। हमारे पास जो डेटा आता है जिसको हम मैनिपुलेट करना है या प्रोसेस करना है, ठीक है, या कुछ उसके साथ लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो हम मोस्टली एरेज के साथ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो डेटा आने वाला है वो एक दो सैंपल नहीं आने वाले हैं, हो सकता है मिलियंस ऑफ सैंपल्स आ जाए हमारे पास, ठीक है, थाउजेंड ऑफ सैंपल्स आ जाए। तो वो किस फॉर्म में होंगे? वो एरे के फॉर्म में होंगे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग जो हमारे पास, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो है इसमें, वो है एरे, ठीक है। एरे को अगर आपने समझ लिया तो लगभग अपनी 5 to 10% चीज़ें आप ग्रैब कर लेंगे LabVIEW में। तो हम एरे पे चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पे, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एरे आप किसी का भी बना सकते हैं, न्यूमेरिक का, स्ट्रिंग का, बूलियन का और क्लस्टर का, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिक से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये न्यूमेरिक लिया। अभी ये खाली एक एक एलिमेंट है, ठीक है। इसको एरे बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, चेंज टू एरे, तो ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, एरे पे गया, एरे कॉन्स्टेंट यहाँ पे लिया, एरे फंक्शन पैलेट में जाके, और ये जो मैंने कॉन्स्टेंट बना लिया है, अब इसमें अगर मैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट भी ले लेता हूँ एक, और एक बुलियन कॉन्स्टेंट भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जिस डेटा टाइप को इसमें एंटर करूँगा ये उस टाइप का बन जाएगा। कहीं निकाला, मैं अगर स्ट्रिंग डाल दूँगा तो ये एरे जो है स्ट्रिंग का बन जाएगा, और जैसे मैं बुलियन का डालूँगा तो ये बुलियन का बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसी का भी बना सकते हैं। और ये 1D, अभी तो जैसे अभी मैंने इसमें इंटीजर ऐड किया तो ये 1D बना है। आप ये 2D बना सकते हैं, 3D बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में क्या नीड है, ठीक है।
तो एरे में क्या है, एरे में मल्टीपल वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं वैल्यू एंटर करूँ 3 4 5 6 7, और इसको आप ना ड्रैग कर सकते हैं, मतलब जितना मर्जी चाहें उसको खींच सकते हैं। जैसे सी लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज में क्या होता है, टेक्निकल लैंग्वेज पे हमें पहले से ही डिफाइन करना होता है कि हमारा जो एरे है वो इस साइज का है और इतना उसमें एलिमेंट्स आने वाले हैं। यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है कि डायनेमिकली होता है, आप कितना भी एरे बना सकते हैं, कितनी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं उसमें, ठीक है। अभी जैसे मैंने वर्टिकली इसको ड्रैग किया हुआ है, आप चाहें तो उसको ऐसे भी वो कर सकते हैं वर्टिकली, हॉरिजेंटली भी। अभी वर्टिकली था, अभी ये हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कन्फ्यूज़न होती है मोस्टली, कि इसमें इंडेक्सिंग के बारे में आपको पता होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें जो एक वैल्यू है 5, वो कौन से इंडेक्स पे होगी? 4 इंडेक्स पे होगा, क्योंकि इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है ना। तो जो 5 नंबर लिखा हुआ है वो कौन से इंडेक्स पे होगा? अच्छा, ये वाला 5 तो 2 पे रहेगा, इसमें जो लिखा है ना 5 वो 2 पे होगा, यस, इंडेक्स 2 करेक्ट, होगा। इंडेक्स नंबर 2 पे होगा, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है, इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है एरे में, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए, एक और एरे बना लेते हैं जो कि स्ट्रिंग का होगा। नेम्स क्लास इस तरीके से हम स्ट्रिंग का भी एरे बना सकते हैं, ठीक है। अदर टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस में जो स्ट्रिंग होती है वो खुद में एक एरे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो एक एलिमेंट है स्ट्रिंग जो है, ठीक है। आप उस एलिमेंट को स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है, और वो एरे के फॉर्म में आपको मल्टीपल आपको स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। ऐसे ही सेम आप उसका बना सकते हैं बूलियन का, चेंज टू एरे, और इसमें वैल्यूज़ आप एंटर कर सकते हैं ट्रू। अभी तक ये जो आपको थोड़े वो दिख रहे हैं ना डिसेबल टाइप से, बाकी इसका मतलब क्या, जैसे इसमें देखेंगे आप 1 2 3 4 5, 5 ही वैल्यूज़ हैं इसमें, तो बाकी वैल्यूज इस एरे का साइज जो होगा वो 5 होगा। बाकी जो वैल्यूज दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा अगर न्यूमेरिक एरे की बात करें। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो एम्प्टी रहेगा, और अगर बूलियन की बात करें तो उसमें फॉल्स रहेगा, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ ट्रू किया और यहाँ मैं फॉल्स पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो अभी इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। इसका साइज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा, ट्रू तक। सेम फॉर इसके लिए अगर मैं यहाँ कुछ एंटर कर देता हूँ, तो अब जो है ये जो बीच में 3 स्ट्रिंग एम्प्टी है ना, ये भी उसको काउंट करेगा एज एन एलिमेंट, कि जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है ना एरे में, वहाँ तक आपने ऑक्यूपाइड कर लिया है एरे को, ठीक है। एरे के जो इंडेक्सिंग वैल्यू है, जो लोकेशन है, उसको आपने एक्वायर कर लिया। अब एरे से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। इसमें एक एरे फंक्शन पैलेट है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इसको परफॉर्म करें, कुछ फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें नीड पड़ सकती है कि जो हमारे पास डेटा आया है उसमें सैम्पल्स कितने हैं, ठीक है। तो सैम्पल्स पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे साइज, ठीक है। मेरे को ये बता देगा कि एरे का साइज कितना है। ये मैंने कनेक्ट किया तो इसने बता दिया 5 है, ठीक है। मैं एक और ऐड कर दूँ इसमें, तो ये मेरे को बताएगा कि एरे का साइज 7 है, ठीक है। अब बात तो ये रही एक 1D एरे की, लेकिन अगर सपोज करिए 2D एरे आ जाए तो ये एक वैल्यू देगा या क्या देगा? जब मैं इसको 2D एरे में कन्वर्ट करता हूँ
2D एरे में एरे मेरे को कुछ इस तरीके से दिखता है, और जैसे ही मैंने 2D एरे में कन्वर्ट किया, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई यहाँ पे। एक तो यहाँ पर एरर आ गई है, ठीक है। दूसरा, आप अगर ये देखेंगे इसकी लेंथ जो है, लेंथ और इसकी जो वायर है, वायर की थिकनेस वो थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। इसमें जब भी एरे 1 से 2D जाता है, एलिमेंट का तो सिंपल होता है, जब 2D एरे बनता है तो 2 दिखता है, ऐसे थोड़ा थिक होने लगता है, अब और थिक हो गया है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमें ये 2D है या 3D है। जैसे 1D किया तो सिंपल एक लाइन थी, जैसे मैंने 2D किया तो 2 लाइन आपको दिख रही होंगी। जैसे मैंने 3D किया तो थोड़ा और डार्क हो गया, 4D में और डार्क, ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं 2D की बात करूं तो मेरे को 2D में साइज क्या देगा, मुझे बताइए कि इस एरे का साइज क्या होगा। 1D एरे में हमको पता है, हमने काउंट किया 3, 3, 6 और 7 इसका साइज़ है। लेकिन जब मैं 2D एरे बनाता हूँ तो उस 2D एरे में साइज क्या होगा। साइज हम देखते हैं रो एंड कॉलम से। जैसे इसमें अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 2D एरे के साइज को हम ऐसे देखते हैं कि 1, 2, 3, 3 रो हैं इसमें, और कॉलम्स कितने हैं, 7। 1, 2, 3 तो रोज़ हो गई, और ये हो गया कॉलम। और ये जो आपको दिख रही हैं 2 इंडेक्सिंग, एक इसमें रो के लिए होती है और एक इसमें कॉलम के लिए होती है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखिए मेरे क्या हो रही है, रो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब अभी मैं 0th पोजीशन पे था रो की, अब मैं 1 पे गया, अब मैं 2 पे गया। सेम फॉर ये कॉलम के लिए होता है। जैसे मैं इस इंडेक्सिंग को बढ़ाऊँगा तो ये कॉलम को बढ़ाएगा, ठीक है। 7th इंडेक्स पे 6 इंडेक्स पे जाऊँगा तो जो 7वीं पोजीशन है जिस पर वैल्यूज़ पड़ी है तो वो मेरे को शो करेगा। अब यही चीज़ देखने के लिए कि 3 रो हैं और 7 कॉलम है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पढ़ना होगा हमें, ये जो एरर आई है कि यू हैव कनेक्टेड 2 टर्मिनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। द टाइप ऑफ द सोर्स इज 1D एरे, ठीक है। और द टाइप ऑफ द सिंक इज लॉन्ग, सिर्फ एक वैल्यू है, कोई एरे नहीं है। मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट है वो एरे के फॉर्म में है, लेकिन जो आपका इंडिकेटर है उस वो जो सिंक करता है वो एक एलिमेंट को सिंक करता है, मतलब एक वैल्यू जा सकती है उसमें, तो इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसको भी डिलीट कर देंगे और इसका यहाँ पे इंडिकेटर बनाएंगे, क्रिएट इंडिकेटर। तो खुद देखिएगा, तो जब मैंने इंडिकेटर बनाया तो ये एरे के फॉर्म में बन गया, क्योंकि मेरा जो आउटपुट आने वाला है वो एरे के फॉर्म में आने वाला है। तो मेरे को एरे मिल गया जिसमें फर्स्ट में बताएगा ये रो कितनी है, और सेकंड वाली पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी उसको बताएगा कि इस 2D एरे में कॉलम कितनी है, ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं किसी भी एरे का साइज़, उसमें रो कितनी है, कॉलम कितनी है, अगर 1D एरे है तो एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हैं हम, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें कोड में, ठीक है, पता करने के लिए कि कितने सैंपल्स हैं। हो सकता है उस सैंपल्स को लेकर मैं कुछ ऑपरेशन कुछ कर परफॉर्म करना हो, कुछ कंडीशन बनानी हो, तो हम उसका यूज़ करते हैं। और भी है कुछ ऐसे इंडेक्स एरे हैं, मैं इसको एक बार 1D एरे बना लेता हूँ, ठीक है। ये छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इंडेक्स एरे, अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाम से क्लैरिफाई हो जाता है कि मोस्टली चीज़ें कि करता क्या है। जैसे मैं इंडेक्स एरे की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स एरे में एन डायमेंशन एरे आपको यहाँ कनेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग देना है। तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा या जो एरे होगा वो आपको आउटपुट में दे देगा। एलिमेंट और सब एरे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एरे यूज़र कनेक्ट करेगा 2D एरे, तो यहाँ पे सब एरे निकलेगा, ठीक है। अगर कोई 1D एरे है तो कुछ एक एलिमेंट निकलेगा, ठीक है। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि 4th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। इंडेक्स एरे से मेरे को ये पता चल जाएगा कि 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो मेरे को पता चला 4th इंडेक्स पे
सात, 7 नंबर है, ठीक है, 0 1 2 3 4। और आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे क्या है मेरे पास 7, ठीक है। तो हम इससे अपने एरे में इंडेक्सिंग, जिस कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, क्या वैल्यू है उस इंडेक्स पे, वो हम चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको? देन रिप्लेस सबसेट। रिप्लेस सबसेट से समझ में आ रहा है हमको कि कुछ वैल्यू किसी इंडेक्स पे हमें रिप्लेस करनी है। सपोज मैंने ये एरे कनेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट इंडेक्स यहाँ बताना होगा कौन से इंडेक्स पे करना है। जैसे मैं 4th ही यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और उस 4th इंडेक्स पे अब नई वैल्यू आप क्या डालना चाहते हैं वो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। जैसे 4th इंडेक्स में मैं वैल्यू डालना चाहता हूँ 45, और फिर उस एरे को देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसे एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ कि ये एरे लिया यहाँ पे, इस एरे पे मैंने क्या, ये फंक्शन पैलेट क्या कर रहा है, इसने वो किया कि 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी 0 1 2 3 4, 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो 7 थी। तो मैंने क्या किया, एक नई वैल्यू दी इसको 45। तो इसने क्या किया, 4th इंडेक्स पे जाके 7 को 45 से रिप्लेस कर दिया, और आउटपुट में एक नया एरे दे दिया, ठीक है। तो इससे हम किसी भी एलिमेंट को या सब एरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्लेस सबसेट यूज़ कर सकते हैं। एक और फंक्शन देखते हैं, इंसर्ट इनटू एरे। ये मैंने एरे कनेक्ट किया, इंडेक्सिंग इन इसको बता दी 2nd नंबर, एंड कोई नया एलिमेंट 23। कोई बताना चाहेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा? फोर के बाद ना 23 ऐड हो जाएगा और इसका लेंथ 1 इंक्रीज हो जाएगा एक। तो 2nd पोजीशन पे, मतलब 2nd इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी? और सेकंड इंडेक्स पे 23 आ जाएगी, ठीक है, 4 मतलब के बाद। 4 के बाद। और ये 5 कहाँ जाएगा? 5 उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, 3 4 और 23, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट के केस में क्या होता है कि वो अपनी एक जगह बना लेता है, और आगे की जो वैल्यूज़ होती हैं, आगे की जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको शिफ्ट कर देता है, और इसमें किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करता है। अगर हम ये एलिमेंट इसको ना दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ ऐड करेगा, लास्ट में ऐड करेगा। अगर हमें कोई इंडेक्सिंग इसको नहीं देता हूँ तो मुझे कोई भी चीज़ ऐड करना है तो वो क्या लास्ट में ही ऐड होती है, ठीक है, कंकैटिनेट हो रही है एक तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहें तो इंडेक्सिंग दे के भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग दे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसको इंसर्ट करना है, देन यू हैव टू गिव अ इंडेक्स नंबर, ठीक है। और भी हैं इसमें एरे की, जैसे डिलीट फ्रॉम एरे, आपको एरे में से कुछ डिलीट करना है, ठीक है। मैंने एरे यहाँ कनेक्ट किया। अब एक्चुअल में ये जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ये इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, ये जो हमारा डेटा था इनिशियली इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का, लेकिन इससे इस डेटा को यूज़ करके मैं एक नया डेटा बना सकता हूँ जो मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ, वो उस पर चेंज करता है। इस जो मेरा डेटा है इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उसका, जो आपका रॉ डेटा था। अगर मैं इसे कहूँ ये एक मेरा रॉ डेटा है जिस पर मैं ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या किया, रिप्लेस किया, ठीक है, एरे साइज निकाला और इंडेक्स एरे किया,
इंसर्ट इनटू एरे किया तो मैंने रो डेटा पे किया। उसके बाद जो मेरे पास डेटा आया वो मेरा एक्चुअल डेटा था जो मुझे यूज़ करना है कहीं भी। ठीक है, जैसे अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट मैं करूँगा एरे में से, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस एरे में से डिलीट हो जाएगा। ये एरे, ये जो एरे है इस ये एरे डिलीट हो जाएगा ना, ये मेरा रो डेटा है। इस रो डेटा को यूज़ करके आपको जो डिज़ायर्ड एरे चाहिए उसमें से डिलीट होता है। ठीक है, जैसे मुझे कुछ डिलीट करना है, मुझे 0 नंबर पे कुछ डिलीट करना है। ठीक है, और लेंथ कितनी, 1। तो ये क्या देता है आउटपुट में, अगर आप देखेंगे तो जो डिलीट हुआ है एलिमेंट वो आपको दे देगा, और जो डिलीट होने के बाद सबसेट बचता है वो आपको दे देगा। ठीक है, जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ, मेरा जो एरे है 3 4 5 6 7 0 5 है, और मैं क्या कर रहा हूँ, 0th इंडेक्स से एक एलिमेंट हटा रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट आएगा 4 4 5 4 5 6 7 0 5। जो 3 है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि डिलीट पोर्शन मेरे को चाहिए, तो आप नीचे से, नीचे इसमें एक ऑप्शन है डिलीटेड पोर्शन, आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसमें खास बात ये है, देखिए जो नेमिंग यहाँ पे दी गई है, जो आपने इंडिकेटर बनाया, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंडिकेटर बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम नोड पर दिख रहा है वही लेबल इस एरे के इस एरे का आ जाता है, वही लेबल। ठीक है, लेकिन अगर आप अलग से बनाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग आप उसका नेम दे सकते हैं, चेंज इसका भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम पे ये वही नेम शो करता है जो कि इस नोड के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये हमें वैल्यूज़ नहीं दिख रही है तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे खींच लेते हैं। तो उसने मेरे को बताया कि ये जो एरे था मेरे पास 3 4 5 6 7 0 5, इस एरे में से मेरे को 0th इंडेक्स से एक एलिमेंट डिलीट करना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया और लेंथ दी। उसके बाद से क्या हुआ कि जो इंडेक्स पे से वैल्यू हटानी थी उसे हटाने के बाद एरे सबसेट में इसने मेरे को ये आउटपुट में दे दिया 4 5 6 7 0 5। देन जो डिलीट हुआ है, डिलीटेड पोर्शन भी इसने मेरे को दिखा दिया कि उस इंडेक्स पे क्या एलिमेंट डिलीट हुआ है। ठीक है, अब सपोज़ करिए कि 0 से मुझे डिलीट करना था, सपोज़ करिए आपको 1 से कुछ डिलीट करना था, और जो उसकी लेंथ थी वो आपको 2 डिलीट करनी है, मतलब 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। फिर से बोले तो क्वेश्चन वाला। देखिए ये हमारे पास रो एरे है। ठीक है, इस रो एरे में से हमने क्या किया है, इंडेक्स जो दिया है यहाँ पे 1 दिया है, मतलब 1, और मेरे को कहाँ तक डिलीट करना है वो मैंने दे दिया लेंथ यहाँ पे 2। तो बताइए इसका एरे जो सबसेट है, जो डिलीट होने के बाद जो बाकी बचा हुआ एरे है वो क्या आएगा, और जो डिलीट होगा फोर वो कितने से। 4 और 5 डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद से ये 5 और 6 डिलीट होगा, फिर 4705 आएगा इसका इंडेक्स। यहाँ इसमें क्या आएगा, सबसेट में क्या आएगा, 5 और 6। 5 और 6, 7 और 0 5, ये नहीं आएंगे क्या। सर वो 2 और 1 पे जो दिए ना, 2 और 1 इनपुट्स, वो क्या किस पोर्शन पे दिए हैं, वो इस इंडेक्स का है और एलिमेंट का है। देखिए, एक बार उसको हाँ ये ऊपर वाला जो है लेंथ है, ये जो 2 है वो लेंथ में गया हुआ है, और जो 1 है वो इंडेक्स में गया हुआ है। तो 5 6 ही होनी चाहिए, ट्राई कर। 5 और 6, रिलेटेड बाकी पोर्शन में होनी चाहिए। बाकी के क्या होंगे। 5 5 6 705 देखिए, वो ए, देखिए क्या हुआ, इंडेक्स नंबर मैंने इसको बताया 1 से डिलीट करना स्टार्ट करो, और 2 लेंथ तक डिलीट करो, मतलब पहला इंडेक्स डिलीट होगा, दूसरा इंडेक्स डिलीट होगा। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ है, बाकी तो बचा हुआ 3 है,
6 है, 7 है, 0 है, 5 है, तो मुझे एरे सबसेट में मिलेगा ना यहाँ पे। जो सिर्फ डिलीट करना है वो ही उसने डिलीट करके हटाया है, ऐसा नहीं कि पीछे की वैल्यू हटा देगा आगे की, नहीं, मेरे को बस ये और ये डिलीट करना था। तो मैंने इसको ये बताया कि 1 से डिलीट करना स्टार्ट करो, 1 इंडेक्स से, और लेंथ कितनी देनी है, मतलब कितने एलिमेंट डिलीट करने, 2। तो 1 से स्टार्ट करो और 2 डिलीट करो, मतलब ये और ये। 1 से स्टार्ट किया और 2 एलिमेंट डिलीट करे, 4 और 5। तो ये दोनों डिलीट हो गए और डिलीट एरे मेरे को यहाँ मिल गया। और बाकी जो बचे हुए क्या हैं, 3, 6, 7, 0, 5, तो ये मुझे सबसेट में मिल गए। ठीक है, अभी हमें क्लियर है, आर भी क्लियर? हेलो, यस सर, क्लियर है। अभी क्लियर है? ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव करते हैं। बिल्ड एरे, एरे सबसेट, मैं चाहूँगा कि आप इन्हें एक्सप्लोर करें। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, इनिशलाइज करना किसी एरे को। ठीक है, बिल्ड एरे मतलब आपके पास 2 एलिमेंट हैं, उन 2 एलिमेंट को जोड़कर आप बिल्ड करके एक एरे बनाना चाहते हैं, तो उससे कर सकते हैं। एरे सबसेट से समझ में आ रहा है कि एरे का कुछ पोर्शन मुझे निकालना है बाहर। जैसे कुछ ये एरे था, डिलीट जैसा ही है, लेकिन ये डिलीट नहीं करता है। कि मुझे एरे सबसेट चाहिए था कि ये एरे था 3, 4, 5, 6, 7, 0, 5। तो अगर मैं इसमें एरे सबसेट यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसमें वही चीज़ है, इंडेक्स और लेंथ। इंडेक्स में एंटर करता हूँ 2 से, और लेंथ कितनी एंटर करता हूँ, 2 ही लेंथ एंटर कर देता हूँ। तो क्या होगा, 5 और 6, ये मेरे को एरे सबसेट दे देगा। क्या यही देगा, 5 और 6 ही देगा? यस, क्योंकि एक सबसेट बन गया ना, हम लोग उसके अंदर से सबसेट निकाल लिए, इतने लेंथ और इतने इंडेक्स का। यस। तो इसने क्या किया है, दूसरे इंडेक्स पे जाके 0, 1, 2, 0 सॉरी सेकंड इंडेक्स पे जाके सेकंड लेंथ तक, मतलब 2 लेंथ तक उसने एरे में से सबसेट निकाल लिया है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 5 और 6 है। ठीक है, और भी है कि एरे में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, एरे को रीशेप कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट 2D एरे, सफल करना, एरे के एलिमेंट उल्टे नीचे करना। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, रोटेट करना, 1D एरे को बांट देना, ठीक है, स्प्लिट कर देना, कुछ फाइंड करना, कोई एलिमेंट है उसको फाइंड करना है कौन से पोजीशन पे है, तो सर्च का यूज़ करना। ठीक है, इंटरलीव, डेसिमेट, ये बहुत सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं।